इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और एक और एपिसोड युद्ध का हम लेकर हाजिर हैं। और आज बात होगी कि आखिर पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया है कि दुश्मन की नींद उड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान अब भी 22 मिनट के खौफ में जी रहा है? क्या पाकिस्तानियों की नींद हराम हो गई है? क्या पाकिस्तान को वजूद बचाने के लिए जागते रहना पड़ रहा है? ये सवाल आज सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ चर्चा में है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने पराक्रम की हल्की सी झलक दिखाई थी, उसका दर्द मुनीर एंड कंपनी से सहा नहीं जा रहा है। बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां देने वाले पाकिस्तान की असल में हालत कैसी है, वो बता भी नहीं पा रहा, दिखा भी नहीं पा रहा और किसी से छिपा भी नहीं पा रहा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान और उसकी दुखती नस को फिर से दबा दिया। ऐलानिया तौर पर बता दिया कि अभी तो सिर्फ पीटा है भाई, अभी मारेंगे भी। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तो सवाल यह है कि किसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है? शहबाज और मुनीर के सपने में कौन उन्हें डरा रहा है? तो जवाब भी है, भारत मां के वो लाल जिनकी धमक भर से दुश्मन थर्रा उठता है। जोरदार तालियां हमारे वीर सपूतों के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनके किस्से भर सुनने के लिए ही आप दुश्मन अगर आज भी उनको याद करता होगा तो खौफ में चला जाता होगा। हमारे साथ कीर्ति चक्र विजेता एनएनडी दुबे जी हैं, पूर्व डीआईजी हैं बीएसएफ के। हमारे साथ यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एएस बहल हैं और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दुबे सर आपसे शुरुआत करते हैं। एक दौर था जब जिस तरह से आपने गाजी को बताया था कि हिंदुस्तान की फौज में क्या कुछ दमखम है, किस तरह से आपने गाजी बाबा को याद दिलाया था, उसका जो मशहूर स्लोगन था उसको पलट दिया था आपने। तो जरा बताइए कि दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए हमारी फौज क्या करती है और कैसे करती है? देखिए, गाजी जो अल्फाज है वो पाकिस्तान ने बड़े शान के साथ, ये होता है ना कि इस्लाम से निकला हुआ एक विजेता, एक वॉरियर जब नॉन इस्लामिक के खिलाफ एक लड़ाई लड़ता है और फतह करता है, उसको गाजी टाइटल दिए। तो 1993 में मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद वही मौलाना जिसके फैमिली के 9 लोग मारे गए हैं भी ऑपरेशन सिंदूर में, बहावलपुर में, वही मौलाना जिसको 31 दिसंबर 1999 को कंधार में हमने छोड़ा था, वही मौलाना जो 1993 से 2000 तक हमारे कोट बलवाल जेल में बंद था। ये उसी मौलाना की कहानी है। तो ये गाजी टाइटल इन्होंने उस थॉट प्रोसेस से दिया था। आज भी वही, कितने गाजी गए, कितने गाजी आए और गए, जो बात आप सुनते हैं, तो उसको भारतीय जमीन पर 1993 लास्ट पार्ट से एक्टिव किया था जब वो जेल चला गया। और जो हुजी का, जैसे कि आपको पता, हरकतुल जिहाद इस्लामी जो पुराना संगठन था, उसको बदल के जब इन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन में कन्वर्ट किया और जाके जनवरी 2000 में इन्होंने जैश ए मोहम्मद के नाम से कन्वर्ट किया, तो उसका जो चीफ था, ऑपरेशनल कमांडर, वो गाजी बाबा था, जिसने भारतीय जमीन पर कत्लेआम की एक उसकी पूरी हिस्ट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1994 टूरिस्ट का अपहरण, 1995 6 टूरिस्ट का आड़ू पहलगांव से किडनैपिंग और किलिंग, सन 2000 में बीबी कैंट 15 कोर हेडक्वार्टर के सामने जो 2 सुसाइड अटैक होते हैं अप्रैल और नवंबर में। मीडिया में जनवरी 2001 को वो इंटरव्यू देता है जी टीवी पे, कंप्लीट कि हम अस्करी चलाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप चाहे कितनी भी आपस में बातचीत करे। और उसने फिर 1 अक्टूबर 2001 को जेएनके असेंबली पर अटैक किया और उसके ठीक 72 दिन बाद 11 बजे दिन में दिल्ली के अंदर संसद पे अटैक किया, जबकि 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। ये वो गाजी बाबा था जिसका मैंने संक्षिप्त में परिचय देने की कोशिश की। उसको 17 महीने बाद कश्मीर श्रीनगर शहर के अंदर, तब जब भारत के प्रधानमंत्री जी उसी शहर में थे उस दिन 27 अगस्त को, आज के 13 दिन बाद वर्षी है उसकी, 22वीं वर्षी है 13 दिन बाद, 29/30 अगस्त की रात को उसको एक बीएसएफ टुकड़ी ने मेरे नेतृत्व में उसके सीक्रेट चैम्बर में घुस के और उसके साथी पाकिस्तानी को 3:30 पौने 4 बजे रात को रेड करके मारा अंदर। और मारने के बाद गाजी बाबा जो भारत का ओसामा बिन लादेन था, उसका चैप्टर अस्त हुआ 17 महीने के बाद। और ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका को करीब 10 साल लगे थे। तो ये है गाजी बाबा के मारने की शार्ट में कहानी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की।
इसमें हमारी एक शहादत भी हुई। शहीद बलवीर सिंह शेखावत मेरा एक अंगरक्षक शहीद हुआ। बाकी करीब 5-6 और लोग माइनर इंजरीज हुई। एक सिपाही को हाथ में गोली लगी, मैं थोड़ा फैटली इंजर्ड हुआ, लेकिन बस इंजरी हुई। वो इंजरी तो एक कह लीजिए कि हमारे लाइन ऑफ एक्शन के निशान हैं जिंदगी के। सर वो तो तमगा है आपकी वीरता का। वो तमगा है, बिल्कुल तमगा है। सर जरा वो जो टसल हुई किस तरह से, क्योंकि उस दौर में हम पढ़ रहे थे, लिखा था तुझे लाई यहां तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। आपने इसी को उलट दिया था। वो मूवी में एग्जैक्टली ये लाइन दिखाई है, लेकिन वहां के भाषा में अगर मैं बोलूं तो उर्दू में स्लोगन्स होते थे। जेल के अंदर दीवालों पे भी लिख करके टेररिस्ट रखते थे, वो नाम लिख के रखते थे उस खराब दौर के अंदर, और ये मिटाने और लिखने का काम फौज का होता था। और जो पत्थर लगाते थे उनके मानूमेंट में, उनके यादगार में कि साहब ये हमारा गाजी है या हमारा फतह करने वाला बहुत बड़ा लीडर है, ये इस जगह इसको हम दफनाएं। तो रात को ट्रक लेके वो सारे पत्थर भी हम उठाते थे, सवेरे तक पत्थर विहीन करते थे कश्मीर हम लोग। क्योंकि अगर ऐसे लोगों का आप एक इंस्पिरेशनल मानूमेंट, उनका यादगार स्टेब्लिश करेंगे कश्मीर में, तो आई थिंक अवाम को बहुत ही खराब मैसेज जाएगा कि जो लोग आके हमारा खून बहा रहे हैं उनके याद में अगर हम पत्थर लगने देना शुरू कर देंगे तो फिर फोर्स का क्या काम है। तो वो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और उसको उल्टा, और उसको उलटने का ही आज के तारीख में ये कश्मीर आपके पास एक डिफरेंट कश्मीर है। ये वो कश्मीर नहीं है जो पहले था, ये वो कश्मीर है कि जिस कश्मीर में वंदे भारत जा रही है, ये वो कश्मीर है जिसमें 3.25 करोड़ टूरिस्ट जा रहे हैं। ये कश्मीर हमारे टाइम का कश्मीर नहीं था, और उसको पलटने में बड़ा खून बहा है फोर्स का, बहुत खून बहा है आर्म फोर्सेस का, BSF, CRP, JK पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत सारी एजेंसी ने बड़ी शहादत दी है। ये बड़ी आसानी से कश्मीर रिवर्ट नहीं हुआ है, आज रिवर्ट होकर जहां आया है उसको संभाल के रखने की जरूरत है। सर जरा हमारे साथ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, और ऑडियंस में भी हमारे जो तमाम युवा यहाँ कॉलेज के आए हुए हैं, जिस उम्र में ये हैं उसमें जोश जज्बा और अपनी अहमियत बहुत जरूरी है जानना कि कितने मुश्किलात से हमने उस कश्मीर को सजा के संवार के रखा हुआ है। इनकाउंटर की मैं आपको आप बताएं, और वो तमगे भी जो आपको मिले हैं उस जंग में, मतलब ताकि ये लोग डरे नहीं बल्कि डर के आगे कैसे जीत मिलती है वो समझ सके। वो पाकिस्तान की नींद इसीलिए खराब हो रखी है ना, क्योंकि इस इनकाउंटर में जैसे आपको बताया कि मुझे करीब 7 गोलियां की 47 की लगी थी, और 7 लगी, 7 लगी है तो मुझे अगले दिन पता लगा। योगेंद्र भाई तो अपनी कहानी जब बताएंगे तो इनकी तो बड़ी अलग कहानी मैंने सुनी हुई है। 7 गोलियों में मुझे उस समय खाली 2 शॉट पता लगा जो हाथ पे लगा था। सर क्या हम देख हाँ। ये हाथ का जो शॉट था, ये तो बिल्कुल हाथ लटक गया था, तो ये लगा कि भाई ये हाथ तो अब काम नहीं कर रहा था, सेंसेशन नहीं था इसमें। अच्छा। तो सेंसेशन ना होने की वजह से ये हमको पता लग गया विजिबली, और इससे एक छूट गई। करीब 20 राउंड्स फायर हुए थे, 10-5 राउंड रह गए थे, पिस्टल थी मेरे पास, तो ये लटक गया, तो फिर मुझे कुछ सेंसेशन हुआ नहीं। बाकी इंजरी का कुछ पता नहीं लगा। इंजरी का तो जब हॉस्पिटल में गए और उन्होंने बॉडी एग्जामिन करी तो उनको पता लगा कि कंप्लीट एब्डामेन मेरा फटा हुआ था, साइड से गोली गई थी, वो अंदर ही थी, लॉज्ड हो गई, वो अभी भी है। अभी है? हाँ, 22 साल से सौवेनियर के तौर पे है वो पड़ी हुई, सियाटिक नॉच में पड़ी हुई है। दाहिने पैर में गोली, चेस्ट के साइड गोली। वो तो मैंने एक DG कमेंडेशन कार्ड इंसिग्निया लगा रखा था, पूरा बस्ट उसने लिया, वो पिचक गया, वो मैं आज ले नहीं आ पाया, नहीं आपको दिखाता मैं। तो इस स्टमक का सबसे ज्यादा खराब आप देखेंगे, दिस द कंप्लीट स्टमक, कंप्लीट ये पूरा बस था। ये साइड से एंटर किया था, देखा आपने, ये जो एंटर की है भीतर ही है, अभी ये अंदर है, अंदर है बिल्कुल, यूरिन ब्लडर के ऊपर पड़ी हुई है। तो वो ठीक है, वहाँ अपने जगह पड़ी हुई, उसको निकाला नहीं डॉक्टर्स ने। ये दाहिने लेग में ये लगा था, तो इससे बोन नहीं गया। और ये है कंप्लीट फाड़ के गई हुई है, तो इसके लिए तो क्लोथ पूरा ही अनकवर करना पड़ेगा, स्टिचेस हुए। इसमें ये रहा कि उस मेडल ने बचाया, अगर वो ना होता तो एक शॉट बहुत था, वो पूरा क्रश कर गया। वो फिल्मी नहीं है, सच्चा है। वो ऑपरेशन थिएटर से जब यूनिफॉर्म निकाल के वो डॉक्टर्स ने दिया मिलिट्री हॉस्पिटल से, तो अगले दिन वो वॉशरमैन ने वॉश किया जब, तो उसके हाथ में उसका पिन चुभा, तो वो निकाल के वाइफ को दिया, तो पूरा क्रश हो गया है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि इतने साइज का मेडल जो कि करीब 1 इंच होता होगा मैक्सिमम, इट टुक द कंप्लीट ब्रंट ऑफ द बुलेट। तो आप पाकिस्तान के सिलसिले में जो बोल रही हैं टेररिज्म में, ये फोर्सेज की दीवार खड़ी है कश्मीर में। पाकिस्तान की नींद इसीलिए हराम हुई है कि कश्मीर भारत के साथ इतना चला गया,
भारत ने कश्मीर के ऊपर इतना कंट्रोल ले लिया, यही मेन झगड़ा है हमारे और पाकिस्तान के बीच का। सर, जब तक आप जैसे फौजी मौजूद हैं तब तक वो दीवार जो है कोई नहीं फांद सकता। सल्यूट टू यू। मतलब हम लोगों को रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सुनकर। मतलब हमें जरा सा हम गिर जाएं, हड्डी टूट जाए, उतने में ही हमारा बहुत हो जाता है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब लाइक आप इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और उस हालत में ऊपर से नीचे आना, 3rd फ्लोर से, एक शहीद हो गया जवान, 2 हमारे अफसर उसमें ट्रैप हो गए फायर लाइन के अंदर ही। ऊपर से आना अपनी राइफल लेकर के 1 स्टेप नीचे, एक तब तक जंप कर गया 1st फ्लोर पे, वहां मारा गया। तो नीचे यही था मेरे साथ, अच्छी बात की मैं होश में था, मैं बात कर सकता था। और मैंने नीचे आके अपने ऑफिसर को बोला कि घर को घेर के रखना, छोड़ना नहीं। अंदर टेररिस्ट थे, कितने मारे गए हमको नहीं पता, 2 तो मारे जा चुके थे, और बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो मुझे ब्लड का इंतजाम करो। तो मेडिकल कॉलेज 2 किलोमीटर था, लकी था मैं कि मेडिकल कॉलेज 2 ही किलोमीटर था। वहाँ गए, उन्होंने जब बॉडी एग्जामिन की तो उन्होंने बोला कि आपके तो बहुत सारे शॉट हैं, एक गोली अंदर है, हैमरेज हो रहा है इंटेस्टाइन में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मिलिट्री 92 बेस हॉस्पिटल भेजो, क्योंकि उसी हॉस्पिटल के किचन से अलुमर के हमने 15 टेररिस्ट का एक रैकेट बस्ट किया था 1 महीना पहले, उसी हॉस्पिटल के किचन से चलता था अंडरग्राउंड। तो एनीवे, थैंक्स टू मिलिट्री हॉस्पिटल, उन्होंने ऑपरेट किया, और मुझे नहीं पता था हाथ बचेगा। तो नेक्स्ट डे अगली बार आपको ब्लड चाहिए हो ना, तो आप हॉस्पिटल का इंतजार मत करना, हम आपको यहीं दिलवा देंगे। ठीक है ना? हाँ, बच्चा पार्टी दे देंगे, ब्लड दे देंगे। देखिए, ये है हमारी जनता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नो सर, सल्यूट टू यू। मतलब ये, और मुझे कांग्रेचुलेट किया 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा ने। सवेरे आईसीयू में वो और मैडम आए, डीजी बीएसएफ। तो उन्होंने पहले, तब तक तो मुझे पता नहीं था बेसिकली कि ये कौन फना हुआ, कौन गया कब्रिस्तान। अच्छा, तब तक आपको आइडिया नहीं था, आपने क्या कर दिखाया है? क्या है, टेररिस्ट का जब तक आइडेंटिफिकेशन ना हो, तब तक आप उसको ऑफिशियली क्लेम नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा टेररिस्ट था कि कल को काउंटर आ जाता। अब आज के तारीख में तो पहलगांव के बाद ये सवाल खड़े हो गए कि मारने वाले भी पाकिस्तानी थे कि नहीं। अभी हाल में 15 दिन पहले सवाल खड़े हुए थे। तो हमारे अथॉरिटीज ने, डीजी ने, आईजी ने पहले कंफर्म किया कि द पर्सन हु हैज बीन किल्ड ही इज एक्चुअली गाजी बाबा। जब तक उधर से इंटरसेप्शन नहीं आ गए, जैश ने क्लेम नहीं कर लिया, जिस जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया था जनवरी 2001 में, उसका हमने पहचान नहीं करा दी, और एक पाकिस्तानी जो जिंदा था हमारे पास, एक सुसाइडर जिसको सुसाइड अटैक से पहले पकड़ लिया था, उस पाकिस्तानी से जब तक पहचान नहीं करा दी तब तक हम लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं किया। तो जीओसी और हमारे डीजी ने सबसे पहले मुझे बोला कि यू आर वेरी बैडली इंजर्ड, वी आर वेरी सॉरी, बट योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। जब कांग्रेचुलेशन बोला तो मुझे समझ में नहीं आया कि फॉर व्हाट ही इज कांग्रेचुलेटिंग। देन ही गेव द कंप्लीट अकाउंट कि गाजी बाबा इज द हिस्ट्री एंड हिज डेप्यूटी इज हिस्ट्री, और संसद पे अटैक का जो बदनुमा दाग था हमने हटा दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू, दैट वाज हिज। सो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसीलिए कहते हैं कितने गाजी आए कितने गाजी गए, आप जैसे सोल्जर्स जब तक हैं तो कोई हिंदुस्तान के साथ कुछ भी जरूरत नहीं कर सकता करने की। और ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त कैप्टन योगेंद्र यादव भी हैं, जो यंगेस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं। 19 साल की उम्र में उन्हें यह सम्मान मिला करगिल वॉर में अदम्य साहस दिखाने के लिए। 17 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड के जख्मों के बाद भी कैप्टन योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल के 3 सबसे अहम बंकर्स पर तिरंगा लहराया, और इनका यह शौर्य ही है जो पाकिस्तान को आज नींद नहीं आती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का एक बार फिर। अगर एक अकेला हमारा वीर सपूत पाकिस्तान की यह हालत कर सकता है, तो फिर नींद उड़ना तो लाजमी है। बिल्कुल, नींद उड़ना लाजमी है, क्योंकि नींद तो इनकी 1947 से आज 2025 तक उड़ी हुई है। 47 के बाद जब इन्होंने फर्स्ट में बड़गांव के अंदर अपने सैनिकों को भेज करके और कश्मीर पर कब्जा जमाने की कोशिश करी, तब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर 99 के अंदर इन्होंने सोचा कि ये पहाड़ों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, उसको काट करके पूरा ले वाले क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, और इसमें तो सिंगनी और शेर पैदा होते हैं। तुम 17,000 या 18,000 नहीं, 25,000 फीट ऊंचे भी बैठ जाओगे, तब भी इन भारत के सैनिकों को रोक नहीं पाओगे। वही दिखाया 26 साल पहले, वही दिखाया। -20 डिग्री टेम्परेचर, और ये बाहरी तादाद में पहाड़ियों पर बैठे हुए थे। हिंदुस्तान की फौज कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के उन पहाड़ियों पर चढ़ती गई,
लड़ती गई, संघर्ष करती गई और जो इनके बंकर्स बने थे उनको उनका कब्रिस्तान बनाती हुई चली गई। मैंने वो पल देखे हैं और जिए भी हैं। ये 19 साल का लड़का अभी किताबों में पढ़ करके गया था कि एक सैनिक किस तरह से अपने साथियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। मैंने वहां उन पलों को जिया है। एक के बाद एक सैनिक की शहादत होती चली जाती है, लेकिन पीछे वाली लाइन आगे बढ़ने से उनके कदम नहीं लड़खड़ाते हैं। ये जो पागलपन है, ये जो दीवानगी है, ये जनरल मुनीर की नींद उड़ी हुई है। उस समय परवेज मुशर्रफ की नींद उड़ी हुई थी, जो टाइगर हिल के ऊपर रात को सोकर के आया, पूरे इंतजाम को देख करके आया कि यहां से तो हमें कोई भगा ही नहीं सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने वो कर दिखाया जो पूरी विश्व की सेना शायद नहीं कर पाएगी। टाइगर हिल, द्रास सेक्टर की टाइगर हिल, 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी और जिस पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल था, ऑक्सीजन नहीं थी। 10 कदम चलने के बाद 10 मिनट रुकना पड़ता था, इतने फेफड़े फूल जाते थे। रात रात भर चलते थे, दिन दिन पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर चलते थे। 2 रात और 1 दिन का सफ़र तय करने के बाद हम टाइगर हिल के ऊपर पहुंचे तो बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान खड़ी हुई, रस्सियों के सहारे चढ़ रहे। दुश्मन ने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। 7 जवान ऊपर चढ़ पाए हम। 5 घंटे तक हम वहां पे लड़ते रहे और 5 घंटे लड़ने के बाद वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो आप सबने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल याद है जब सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे बुलेट लगता है, उधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लग। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेटता है। पीछे से एक साथी दौड़ता हुआ आया, इतने ही वहाँ उनकी जो आर्टिलरी का एक बम गिर जाता है, यहाँ से उसकी गर्दन कट के ऐसे जाकर के गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो धड़ 2 कदम चला, फिर जमीन पर गिर गया। एक और साथी दौड़ करके आया, फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जा करके जमीन पर गिरते हैं। किस तरह से ये अंग कट करके जब जमीन पर गिरते हैं, उछलते तड़पते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं देख रहा था। फिर हम उनकी तरफ से मर चुके थे, चारों तरफ से घेर लिया था। उनका एक कमांडर, उसने बोला जरा इनको रिचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। आकर के गोलियां मारने लगे। मैं देख रहा हूँ कि बॉडी ऐसे उछलती थी। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, देख रहा हूँ धुआं निकल रहा है। पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों के अंदर, बॉडियों के अंदर पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए। गालियां देने लगे, बूट की ठोकरें मारने लगे। ये भी पड़ा सहता रहा, देखता रहा। फिर उन्होंने बोला कि इनके हथियार उठाओ। नीचे जो हमारा डेल्टा कंपनी का एमएमजी पोस्ट था, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली थी, उनको मैसेज पास किया। जैसे ही मैसेज मेरे कानों तक पड़ा, तब मुझे लगा योगेंद्र आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस वाहे गुरु से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, जब हम उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस वाहे गुरु को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं सच्चे श्रद्धा के साथ, तो परमात्मा हमारा एक माध्यम हमें एक माध्यम बना करके एक शक्ति दे देता है, तो उस काम को पूर्ण करा देता है। दोबारा से गोली मारने लगे, हथियार उठाने लगे। और जब नजदीक आया, तब इस मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से एक कमिटमेंट किया। मैं युवाओं से भी बोलता हूं, यार अपने आप से कमिटमेंट करते हो आप,
लेकिन उस कमिटमेंट पे दृढ़ नहीं रहते हो। कमिटमेंट की पावर समझो। कमिटमेंट की पावर इतनी बड़ी पावर है कि वो आपकी इंद्रियां नहीं, आपकी मौत को, आप अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में बांध सकते हो। महाभारत में पितामह भीष्म थे, उन्होंने जीवन पर्यंत प्रतिज्ञाएं की थी। हमने सुना भी, पढ़ा भी, देखा भी, अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, रोम रोम बाणों से बिध गए थे, लेकिन अर्जुन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। और ये शख्स जो आज आपके सामने बोल रहा है, उसी कमिटमेंट की पावर की बदौलत बोल रहा है। नहीं तो 17 गोलियां लगने के बाद ये आपके सामने नहीं होता, कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। ये कमिटमेंट की ताकत है। वो आए, उन्होंने गोली मारने लगे, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, वो रुक गया। उसके रुकते मेरे मन के अंदर ख्याल आया, शायद यार इसको पता चल गया मैं जिंदा हूं। वो पीछे मुड़ा और मुड़ते उसने राइफल ऐसे जब सीने की तरफ करी, तब एक पल के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। मैं किताब में पढ़ करके गया था, बैटल ऑफ रजांगला, मेजर सतान सिंह भाटी के नेतृत्व में भारतीय सेना के 120 जवान चाइनीज सैनिकों के साथ लड़ते रहे और 3000 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। उसमें से 114 जवान शहीद हुए। उनमें से आज एक जवान जीवित है जो उन योद्धाओं की शौर्य और वीरता, पराक्रम, बलिदान की कथा को सुनाता है, बताता है। शायद मां भारती ने मुझे इसलिए चुन लिया होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम दिखाया उस देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं। जिस तरह से सर अभी बता रहे थे, उनके साथ मेडल था, मेरे पर्स था यहाँ पे, और पर्स में 5-5 रुपए के सिक्के थे, क्योंकि पर्स पूरी पैंट फट गई थी पीछे से चलते चलते। वो 5-5 रुपए के सिक्के शायद मां भारती ने इकट्ठे कर दिए होंगे। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा मैं मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा। उसका पैर मेरे पैर से जब टकराया, मुझे चेतना आई, होश आया, लगा यार तू तो जिंदा है। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, अपने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। वो पाकिस्तान का जवान जो हमारे हथियार उठा करके जा रहा था, उसका सर फटा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। वही एक पल था मेरे पास कुछ करने का। दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन यह हाथ नहीं हिला। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे फायरिंग किया और फिर 4-5 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। फिर दाएं बाएं से फायर करता रहा, लुढ़क करके फायर करता रहा। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, पूरी पैर की मसल्स निकल गई थी। लेकिन रेंगता हुआ, खिसटता हुआ और साहस और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा, उनको खदेड़ा, फिर लुढ़क करके 500 मीटर नीचे आया और फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि इस तरह की वहां पर इंफॉर्मेशन है। जो घटनाक्रम से अवगत कराया, अपने बटालियन कमांडर तक शाम तक पहुंच पाया था। सर जानते हैं पहाड़ियों पे चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। जवान कंधों पे डाल करके लेके आए, इतना लहू बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे को पहचानता कौन हूं? साहब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद्र ठाकुर। मगर जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस है, मैं थोड़ा सा पानी पिला दो साहब, क्योंकि जबान अटने लगी थी। शायद डॉक्टर ने सुन लिया होगा, दौड़ करके आए, थोड़ी सी ग्लूकोज पिलाई, एनर्जी थोड़ी महसूस हुई। बेटा कुछ बताएगा? हाँ साहब बताऊंगा। तब उनको पूरी घटनाक्रम से अवगत कराए। बताते बताते शायद डॉक्टर ने फिर कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। थोड़ा सा होश आया जब पहाड़ी से डाउन कर दिया था। अभी बूट पहने हुए थे, तो नर्सिंग असिस्टेंट जो बूट निकालने की कोशिश कर रहा था, बूट नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि एक ग्रेनेड का टुकड़ा बूट को पार करके उंगली में फंसा हुआ था। फिर मैं बोला यार ऊपर से जरा देख ले। फिर उसने प्लास से उसको खींचा, फिर बूट निकला, फिर बेहोश हो गया। फिर पता नहीं, मैं 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से
हमारी फौज ने हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप को फतेह कर दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हुआ, सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बस यहीं से जीवन का टर्न शुरू हुआ। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा हूं, यहाँ बेस हॉस्पिटल में। 16 महीने। यस। हेड्स ऑफ टू यू सर, सैल्यूट टू यू। और आप जैसे वीर सपूतों की बदौलत ही तिरंगा शान से लहरा रहा है और पाकिस्तान जो है वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। बहुत सारे सवाल होंगे हमारे ऑडियंस के भी आप सभी से, वो भी उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन बहल साहब, जब ऐसे वीर सपूत हों आप जैसे सभी, तो मुनीर की नींद उड़ना लाजमी हो रहा है, टेंशन में है बहुत। देखिए, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। इन लोगों की वजह से, इन 3 सपूतों की वजह से हमारी हस्ती को कोई मिटा ही नहीं सकता, हम दुश्मनों से कितने भी घिरे हों। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड टुडे। मुझे आप लोग बताइए, क्या आपको लगता नहीं, हम सब सोचते हैं ना हमने बड़े बड़े काम किए हैं, हमने पता नहीं क्या कर दिया, मेरे 60% आ गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ये किया। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसे फाइटर जहाज उड़ाए, ये किया वो किया। लेकिन इन लोगों के सामने, इन तीनों के सामने कुछ भी नहीं है। एक बार इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा क्लैप। मैंने इनके साथ हाथ मिलाया था। अब ये सोचता हूं कि ये हाथ मिलाने से जो इनके अंदर का धैर्य और शौर्य है, शायद थोड़ा सा इंडक्शन इफेक्ट से मेरे पास भी ट्रांसफर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है, लेकिन सबसे प्रोफेशनल वायुसेना है। जब उनको कोई भी टास्क दिया जाता है और वो उसी तरीके से पूरे करते हैं जैसे हमारे जांबाज कर रहे हैं यहां पे। आपने देखा इस बार जब पहलगाम हुआ, उन्होंने हमारे सेकुलर फैब्रिक को हिट किया था, उन्होंने हमारे धर्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, हमारे देश को बांटने की कोशिश की थी। क्या कोई भी इसको बर्दाश्त कर सकता था? कोई नहीं कर सकता। इसी वजह से जब हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया उस दिन, हमने 15 दिन लिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आतंकी किस जगह छुपे हुए हैं। 21 टारगेट थे, 9 चुने और उसके बाद उसको जमींदोज कर दिया गया था। इसमें आर्मी के भी अपने अटैक्स हुए, जो कि पास के टारगेट सिस्टम थे वो 7 के करीब थे, और 2 जो मेजर थे जो पीछे की तरफ थे, भावलपुर हो गया, मुरीद के हो गया, वहां एयरफोर्स ने किया। और उसको करने के बाद जब पाकिस्तान का रिस्पांस आ रहा था या उसके टाइम आ रहा था, हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। क्या आपको मालूम है कि 300 किलोमीटर दूर हमने पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, जो उनका एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जहाज है, जिसके ऊपर रेडार लगा होता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है, उसको हिट किया। ये विश्व में आज से पहले इतनी दूरी तक किसी ने भी अटैक नहीं किया। उसके बाद जो हमले किए, आपको चीफ ने क्या बताया था? 5 पाकिस्तानी फाइटर हवा में, एक ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, और उनके 3 जहाज जमीन पे, जिसमें अगेन एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था, उसको उनके 11 बेसिस, 6 रेडार्स, और यहां तक कि किराना हिल्स के पास जब हमारी मिसाइल गिरी, पूरा पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका हिल गया। अमेरिका के F-16 जहाज को हमने जकोवाबाद के अंदर मारा था, उनके कई ड्रोन्स वहीं उड़ा दिए थे। एयर डिफेंस की बात ही नहीं करूंगा, वो आर्मी और एयरफोर्स को मिलकर बनाई गई एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने जितने ड्रोन आए, 600 के करीब ड्रोन आए थे, भारत में कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये है आज हमारा भारत, नया भारत, जो घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है, और साथ में विश्व को भी जागृत करता है कि ये है आतंकी, इनको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। इस बार प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? एक बहुत बड़ी बात कही है, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इस न्यू नॉर्मल के अंदर। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो ना केवल हम उनके आतंकियों को मारेंगे या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेंगे, हम आतंकियों के आकाओं को भी मारेंगे, जो कि 3 M है, मुनीर, मलिक और मिर्जा।
मुनीर जिसने अपने आप को, आपको पता है उसने परसों अपने आप को अवार्ड दे दिया। उसका अवार्ड का नाम था हिलाले जुर्रत, क्योंकि उसने जुर्रत की थी भारत के अगेंस्ट अटैक करने की, और फिर हिल गया। बंकर में छुप गया था। इसलिए हिल गया। इसलिए हिल गया और बंकर में छुप गया था जाके। और उनके नेवल चीफ को भी मिला, वैसे आर्मी नेवी, उनके DGIS है, उसने तो खैर पहलगांव कराया था इसलिए मिला उसको। और उनके जो दूसरे जॉइंट चीफ्स हैं मिर्जा, उसको भी मिला। उनको क्या मिला? हिलाले मिलत। मुझे तो पता भी नहीं ये नाम का मतलब क्या है, लेकिन हमने हिलाया जरूर है पाकिस्तान को, तभी उनको पता चला है कि हम अपने आप को ये अवार्ड्स देते रहेंगे। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुनीर, अब दूसरी बार जब हम हमला करेंगे तो मुनीर का भी सिर होगा, मलिक का भी सिर होगा और मिर्जा का भी होगा, और गोली यहां मारेंगे और हमारे ये जानबाज मारेंगे वहां पर जाके। तो लाजमी है, जिस तरह की शौर्य गाथा हम यहाँ सुन रहे हैं और जिस तरह से हमारी फौज ने जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ, जिस प्रिसिजन के साथ पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है, तो डरना तो भाई बनता है। कितनी भी गीदड़ भपकी दे रहे, न्यूक्लियर ब्लफ उसका हम लोगों ने कॉल आउट कर दिया है कर्नल शैलेंद्र। तो ये जो कहते हैं ना नींद उड़ाने वाले, आप ही लोग हैं जो नींद उड़ा रहे हैं। जय हिंद, आप जैसे फौजी हैं जो नींद उड़ाते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, ये हम नहीं नींद उड़ा रहे, ये आप लोग नींद उड़ा रहे हो। आज की तारीख में पूरी दुनिया में दिख रहा है कि इंडिया की जो 140 करोड़ की ये जो आवाम है हमारे सामने बैठी है, आजकल ये खड़ी हो गई है कि करना चाहिए। और कैसे करें? हम अपनी इकॉनमी के लिए करें, हम अपने देश के लिए करें, हम अपनी देश की सेना के लिए करें, वो ज़्यादा बड़ी बात है। सर, आपने दो बड़े अच्छे से शब्द इस्तेमाल किए कि किसी के अगर 60% आ जाए नंबर, हम बड़ा सर, आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं 60% पे। इनका स्टैंडर्ड आजकल 90 से ऊपर का चला गया। चलो 90 कन्वर्ट कर दो 90। एंड एक और आपने बोला किराना हिल, वहाँ हिल ही नहीं है, किराना स्टोर है जो हमारे हर नुक्कड़ पर होती है। उसमें क्या रखा होता है? देखिए, है तो बेसिकली स्टोरी, चाहे आप किसी भी तरह का बॉम्ब रखें, बट वहाँ पर एक बड़ी अच्छी पॉलिसी एक हमारे देश ने निकाली। 4 दिन की लड़ाई के अंदर एक हम मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा समझते हैं सभी लोग, एक नई डॉक्ट्रिन निकल कर आई। और वो डॉक्ट्रिन थी कि जो वर्ल्ड का सबसे टॉप घातक बॉम्ब है, न्यूक्लियर आर्सेनल जो है, हमने उसे नाकार दिया। हमने कह दिया कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। इसका मतलब आपने अगर इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, पाओ का करना है, आधे पाओ का करना है, पता नहीं कौन कौन सा करना है, ये आपकी मर्जी है। बट हमारे देश की अब नई डॉक्ट्रिन है कि ये ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आप चाहे ट्रंप के पास जाएं, अपनी मम्मी के पापा के पास जाएं, कि चाचा ताऊ के पास जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी आज के बाद नई पॉलिसी है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर थ्रेट टू दिस कंट्री। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि आपकी ये न्यूक्लियर थ्रेट के वजह से हम एक कदम पीछे करेंगे या रोकेंगे। अब कदम सिर्फ आगे चलेगा। ज़्यादा बड़ी बात, सर ने बोला कि किस किस तरह से किस किस ने सेक्रीफाइस किया। मैं एक बात बताऊं, वो जो 5 रुपए का कॉइन है, मैं आज के बाद बोलूंगा सब लोग 5 रुपए का कॉइन रखा करो, 500 के चक्कर में मत पड़ो। 500 रुपए नहीं बचाएंगे, 5 रुपए का कॉइन बचाएगा, वो ज़्यादा जरूरी है। उससे भी जरूरी बात क्या है, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी सी कही, 17,000 फीट पर टाइगर हिल। मैं एक बात बताऊं, वो कह रहे थे ना कि अगर 25 तक, एक्चुअली वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक गए थे, वो वहीं रुक गए क्योंकि इससे बढ़ने की उनके पास तकलीफ थी। क्यों? और इसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास ऐसी कोई पाकिस्तान के कब्जे में ग्लेशियर के अंदर जगह ही नहीं है जहां वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं। मैं रहा हूं उस पर, इसलिए मैं कह पा रहा हूं, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता होता। हम 22, 23, 24 हज़ार की उस पर रह रहे हैं, वो रह रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आप सोच लीजिए किसका जज्बा क्या है। और वहां से बात निकल कर आती है कि गाजी उनके यहाँ जाबाज होगा। मुझे तो एक ही जाबाज आदमी उनका नजर आता है, और वो है नियाजी। 93,000 की फोर्स को आपने हाथ ऊपर कर कर फोटो में अपना साइन सरेंडर कर दिया। आप कितने ज्यादा तगड़े आदमी हो, कितने धुरंधर हो, मेरे ख्याल क्लियर दिखता है। जबकि हमारी फौज वहां सिर्फ 25,000 की थी। अगर 93,000 आदमी खड़े हो जाएं तो शायद हम आउट नंबर हो जाते हैं। उससे भी और एक बड़ी बात बताता हूं, तगमे की जो बात चल रही है ना, ये दो ना, मेरे हिसाब से ये बदकिस्मत है कि ये तगमों की कहानी आपको बता पा रहे हैं। मेरे से पूछिए वो 528 की जो हमारे पास वापस नहीं आए। मुझे लगता है इनका सलूट उनके लिए ज्यादा बड़ा होगा ना कि अपने लिए। हमें उन 28 जाबाजों को भी याद करना चाहिए हर जगह, हर बार, कि यस, उन्होंने भी एक कुर्बानी दी। उन 3,000 को भी याद करना पड़ेगा जो इनकी तरह
रोजाना उस तकलीफ को झेल रहे हैं। जिसका पैर कटा है, जिसका हाथ कटा है, वो 24 घंटे में 24 बार याद करता होगा कि मैं शायद इससे चाय पी लेता, लेकिन मेरा ये हाथ नहीं है तो मुझे इससे पीना है। शायद मैं पैदल चल लेता, लेकिन मेरे पास वो पैर नहीं है। हमें उनको सलामी देनी है। आप बिल्कुल सर, जो सांस हम लेते हैं, हर सांस के साथ हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे वीर सपूतों का, उनके बलिदान का, जिनकी शौर्य गाथाएं कोई दूसरा सुनाता है या फिर कुछ ऐसे तमगे लेकर हमारे सामने खड़े होते हैं। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ऑडियंस के बीच में सवाल हैं। जी सर, जय हिंद, नमस्कार सर। मेरा ये सवाल है आप सबसे कि जब हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन आप लोगों ने तो अपने इतने सारे अपने जो आपके साथ ट्रेनिंग की है, ड्यूटी की है, उनको खोया है, तो आपको कैसा फील होता है उन सब के बारे में? जी हमारा जो बॉन्डिंग होता है ना, वो एक माँ और बच्चे की तरह होता है। जो टीम के आपस में जो है बॉन्डिंग माँ और बच्चे की तरह, जिस तरह से एक घर में बच्चा है, माँ बाहर है, घर में आग लग जाए, माँ उस आग में कूद जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो जब एक साथी मेरा सामने जो है शहीद हो रहा है, फिर उसके बदला लेने की भावना, वो एक क्रोध जग जाता है। और जब आपको पता है, आपको लगता है कि बोला जो है साथी ये देश के लिए जवान शहीद हुआ, अल्टीमेट देश के लिए शहीद हो रहा है वो, लेकिन सबसे पहले वो अपने साथी के लिए हो रहा है। जिस सामने से गोली आती है ना, तो उसको धक्का मार करके आने वाली गोली को अपने सीने पे ले लेता है। और यही मैंने देखा कि 527 जो कारगिल के अंदर जो शहीद हुए, उनमें से 300 प्लस फैमिलियों से मैं पिछले साल मिला हूँ। आप शायद किसी से मिले नहीं होंगे। जरा मैं बच्चों को, आप लोगों को ये कहता हूँ, कभी आपके मन में हताशा और निराशा जब आए, किसी शहीद के घर जाओ, उसकी माँ के और उस वीरांगना के चरणों को छू करके देखना, आपकी पल भर के अंदर सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। किसी के 1 महीने का गर्भ था और किसी के 1 महीने का बच्चा था, जिसने अपने पति को इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। और मैं ऐसी माँओं को सलाम करता हूँ, ऐसी माँओं से भी मुकाबला हुआ जिन्होंने कहा, बोला सर, जिस दिन मेरा पति शहीद हुआ था, मेरा बच्चा 12 साल का था, 18 साल का होते ही उसको बोल दिया, जा अपने बाप का बदला लेके आ। और आज मेरी बहू बैठी हुई है, उस बहू को बोल रखा है कि मेरा बेटा, तेरा पति जिस दिन शहीद हो गया, तेरा बेटा मेरा पोता उस दिन अपने बाप का बदला लेने के लिए जाएगा। ये जो जज्बा हमारी माँओं का है, इसी से तो वो एक सैनिक एक नई ऊर्जा के साथ वहां लड़ता है। और अकेला नहीं लड़ता सैनिक, उसका परिवार और राष्ट्र उसके साथ खड़ा होता है, वो भी साथ में लड़ता है, तब उसके अंदर इतनी ताकत और क्षमताएं आती हैं। बिल्कुल सर, ये जज्बा ही है जो पाकिस्तान में हलचल पैदा करे रखता है। जी जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। जी सर, मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है कि अभी तो चलिए वॉर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने हाल ही में किया, बट आपको लगता है कि इन फ्यूचर बैठ के बात करी जा सकती है पाकिस्तान से? वॉर हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो कुछ ऐसे हैं। वो पाकिस्तान बैठने की हालत में नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बैठ इसलिए भी नहीं पाता है क्योंकि उसको पाइल्स हो रखी है, तो इसलिए बड़ा तकलीफ है बैठना उसके लिए। ज़्यादा बड़ी बात है, इस ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने, भारत ने और आपकी फोर्सेस ने एक बात प्रूव करी है कि अब तेरे को बैठने की जगह नहीं देंगे, तेरे को मट्टी में मिलाएंगे। और ये जो मट्टी में मिलाने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, लाइव दे रहा हूं, आज तक कभी किसी लड़ाई में हुआ ही नहीं कि आपने 5 जहाज दूसरे के गिरा दिए 4 दिन के अंदर। आपने उनके रडार सिस्टम्स गिरा दिए 4 दिन के अंदर, नहीं 2 दिन के अंदर। आपने उसकी कंप्लीट एडी बर्बाद कर दी 1 दिन के अंदर। ये इस तरह की आप कहीं चले जाइए, यूक्रेन चल रहा है, पूरा का पूरा नेटो सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अपने आप में चाइना और रशिया में क्या कमी है? कोई कमी, लेकिन एक दूसरे को मिटा नहीं पा रहे, उसका हौसला नहीं, सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? सरेंडर बाय द वे कौन करता है? सीज फायर कौन मांगता है? जो हार रहा होता है, जो पिट रहा होता है। चलिए, और यही वजह है कि जो 22 मिनट में हमने उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। 22 मिनट क्या होते हैं? तो सोचिए, यही है जो पाकिस्तान को सोने नहीं दे रहे हैं। और यही बात प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दोहराई भी है। जय हिंद सर।
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलवामा का अटैक करा पाकिस्तान ने, फिर पहलगाम में 26 लोग शहीद हुए, क्या इसके बाद भी ये शोभा देते हैं कि 14 सितंबर को हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे? दुबे जी, क्या गवर्नमेंट को ये बैन नहीं tough कर देना question चाहिए? आपके लिए। देखिए, पाकिस्तान की आतंकवादी कार्रवाई और भारत पर हमले का जो बैकग्राउंड है उसको लेके बार बार इस टाइप की चीजें हुई हैं पास्ट में। और इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है कि करगिल के बाद वाजपेयी जी ने खुद लाहौर बस यात्रा करी थी। और उसका दूसरा सबसे बड़ा एक सिचुएशन है कि अगर आप जाएं 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद भारत यानी इसी सरकार ने ये प्रस्ताव पेश किया था कि भाई आपकी SIT, आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंडिया आ सकती है अगर आप हमारे सबूत को नहीं मानते हैं। और ये SIT उनकी आई भी, लेकिन और एक ऐसा भी मौका आया था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उन्होंने एक अनशेड्यूल विजिट किया था पाकिस्तान में। ये सिर्फ कह के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत ने कोई कोशिश छोड़ी नहीं पास्ट में। ये सारी कोशिशें खत्म हो गई, पेशेंस खत्म हो गया। भारत के दिमाग में अभी दिल में बैठ गई है चीज कि पाकिस्तान इंटरपर्सनल रिलेशन, पड़ोसी के जो होने वाले धर्म और संबंध हैं उसका पाकिस्तान के दिल और दिमाग में कोई जगह नहीं है। इसीलिए फरवरी 2019 पुलवामा जैश ए मोहम्मद का CRP पे अटैक के बाद, इवन उड़ी के बाद से ही आज तक अभी हमारा कोई भी मेल मिलाप, खेल, फिल्म, अभिनेता, ये सब कार्यक्रम बंद है। हमसे फिल्म वाले ने भी पूछा था क्या पाकिस्तान के कलाकारों को अलाउ करना चाहिए। आप बताइए, पहलगाम की घटना के बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलेंगे? आप फिल्म में साथ अभिनय करेंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे आप देश को? क्या जवाब देंगे? ये कल प्रधानमंत्री ने बोला कि राष्ट्र का आक्रोश था। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ये राष्ट्र का आक्रोश था। कई चीजें इस तरह के जो रवायत है ना, ऐसी सिचुएशन में नहीं जमती। मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले समय में इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म में जहां दोनों खेलें, दोनों मिलें। कोई बात नहीं होगी। हमारे नेतृत्व ने कह दिया है जी, आतंकवाद के रहते हमारी आपकी कोई बात ही नहीं होगी और नहीं हो रही है, और हम सब इसके साथ हैं। लेकिन एक ना पाकिस्तान के एंकर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है आपके लिए। एक पाकिस्तान एंकर के साथ हम शो कर रहे थे तो उससे सवाल पता है क्या किया कि सर आप क्या सोचते हैं कि जो क्रिकेट मैच हो रहा है ये पाकिस्तान को एक बार और हारने का मौका दिया जा रहा है? ये उनका कहना है कि आप एक बार और पिटेंगे। ठीक है सर, लेकिन पहलगाम की जो तस्वीरें जो जहन में जब आती हैं तो आक्रोश जो है सर कह रहे हैं कि उसके बाद कितना वाजिब लगता है। जी जय हिंद सर। सर जो इतने टाइम से हमारे साथ इंडस ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ चलती हुई आ रही है, और जो भी एक्शंस हुए अभी पहलगाम अटैक के बाद, तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अभी इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुम ये इंडस ट्रीटी नहीं करोगे सही से तो हम इंडिया को उड़ा देंगे, वो कर देंगे, जो वो करते हैं हमेशा धमकी दे सकते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है कि इंडस ट्रीटी के क्या एक्शंस होंगे? सर धमकी में दम है? बिल्कुल धमकी में कोई दम नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले वो जो बात कर रहे थे ना बातचीत की, एक उसके बारे में जी सर, वक्त की कमी, एक सवाल और लेंगे। हाँ। पाकिस्तान जब भी हमारे ऊपर कुछ आतंकी हमला करता है उसी के बाद हम जवाब देते हैं। अपने आप हमने कभी भी अटैक नहीं किया उनके ऊपर। अगर पाकिस्तान अपने आतंकी अड्डे बंद कर देगा और हमको हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, या फिर रिजवान हो गया, कोई भी ऐसे लोगों को अगर हमको दे देता आतंकियों को, तो हम तैयार हैं। IWT के लिए भी तैयार हैं, वाटर ट्रीटी के भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अदरवाइज हम तैयार नहीं है उनके साथ। ये तो सुधरेंगे तो ही हम तैयार तभी तैयार होंगे। एक आखिरी चीज इस पे, IWT पहले से ही एक सही ट्रीटी नहीं थी, क्योंकि 80% पानी तो हम उनको दे रहे थे इंडस वाटर का। ठीक है, जल्दी से एक सवाल ये। हाँ चलिए ठीक है, इन्होंने हाँ आप दोनों उनको माइक दीजिए। हाँ सर, जब किसी दूसरी कंट्री में अटैक होता है उसको हम एक टेररिस्ट अटैक का नाम देते हैं, लेकिन जब भी इंडिया में कोई ऐसा अटैक होता है, पर सर वो ऐसा बोला जाता है कि मुसलमान ने अटैक किया है। हम टेररिस्ट का नाम बाद में लेते हैं, बट पहले ही बोलते हैं उस मुसलमान ने अटैक किया होगा। एक सवाल इनका भी है, एक सवाल इनका भी है। फाइटर पायलट कौन था जिसको वीर चक्र मिला? स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक। जवाब इसी में छुपा है आपके लिए। हमारे मुस्लिम्स हमारे साथ हैं, हमारे देश के साथ हैं और देश के साथ जान देते हैं। कई परमवीर चक्र मिले हैं मुस्लिम्स को, आपको मालूम ही है उन सबके नाम।
हमारे मुस्लिम्स हमसे अलग नहीं है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। सर अभी जैसा कि आपने बोला कि हम बाद में पहल करते हैं, पहले पहल उधर से होती है, तो सर क्या जो पहलगाम के बाद हम लोगों ने वॉर किया उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनको घुस कर मारने के लिए सीज फायर क्यों किया गया? मतलब बीच में हम लोगों की तरफ से सीज फायर एक्सेप्ट क्यों किया गया? क्या घुस कर मारना नहीं चाहिए था हम लोगों को? आप ज्यादा अच्छे से दिल आपके मांगे मोर, ये बोल रहे हैं आप। ये सर दिल मांगे मोर से। ये विक्रम बत्रा की लाइन आप बोल रहे हैं, दिल मांगे मोर। हमने घुस करके ही मारा है और इतनी जोर से मारा है कि अभी तक वो रो रहा है, ठीक है। और ये धमकी वाली जो आप बात कर रहे थे, अभी मैं 20 दिन पहले वहीं सोपिया में था, ठीक है। वहाँ पर भी एक स्कूल के अंदर प्रोग्राम था, टेररिस्टों ने एक थ्रेट दिया था, इस स्कूल में अगर लेक्चर हुआ इस स्कूल को उड़ा देंगे। कमांडिंग ऑफिसर साहब बोला क्या करें, मगर सर मैं चलता हूँ, देखता हूँ कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। तो आप जैसे वीर सपूत अगर मौजूद हैं तो धमकियां जो हैं कहीं कारगर नहीं होंगी। मेक इन इंडिया जैसे हथियार हैं तो फिर दुश्मन का क्या हश्र होगा, ये हमने 22 मिनट में 4 दिन में दिखाई ही दिया है। तो तिरंगा यूं ही शान से लहराता रहेगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियों से एक बार फिर से आपका अभिनंदन।